विद्यार्थियों, हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं इससे संबंधित दूसरा भाग लेकर। पहले भाग में आपने इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखे थे। अब हम इस अध्याय में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ियाँ, 2 अंक के प्रश्न। तो आप इस भाग को देखने से पहले पहला भाग अवश्य देखें, जिसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि नोट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे लघुत्तरीय प्रश्न बनाए जाते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी नोट्स के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो उन्हें भी आप अवश्य देखें। प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। प्रश्न पहला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में? तो जो सही उत्तर होगा वह ईस्ट होगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मादाओं में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जो यहाँ पर 4 भाग दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें ऐसा विकल्प चयन करना है यहाँ पर जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका होगा, क्योंकि यह नर जनन तंत्र का भाग है। परागकोश में होते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा परागकण। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन यहाँ पर सही विकल्प होगा। अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड? तो सही उत्तर जो होगा वह होगा वर्तिकाग्र। कायक प्रजनन होता है, किस में कायक प्रजनन होता है? या कायक प्रजनन किसे कहते हैं? कलिकायन, कटिंग, डाल लगाना या सभी? तो जो उत्तर होगा वह होगा सभी। अगला प्रश्न है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? उत्तर होगा गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या अंडवाहिनी में? तो उत्तर होगा अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। बीजांड निर्माण करता है बीज का, फल का, फूल का या पत्तों का? तो बीजांड बीज का निर्माण करता है, यह सही विकल्प होगा। आगे हम देखते हैं कुछ रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भरते हुए इन वाक्यों को हम देखते हैं। यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर भाग से होता है। किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण प्रांकुर भाग से होता है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। और भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी मिलाइए। कॉपर टी, हाइड्रा, वृषण कोष, प्लेसेंटा, टेस्टोस्टेरोन। और कॉलम बी में शब्द दिए गए हैं, मादा शुक्राणु उत्पादन, गर्भधारण रोकने हेतु मुकुलन और नर जनन तंत्र। तो जो कॉपर टी है इसकी सही जोड़ी गर्भधारण रोकने हेतु से मिलेगी। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। वृषण कोष शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। प्लेसेंटा मादा में पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन होता है। अब आगे हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप से नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह जनन कहलाती है। और लैंगिक प्रजनन से किसका निर्माण होता है? लैंगिक प्रजनन से युग्मक का निर्माण होता है। पौधों में लंबाई की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। वृषण का कार्य क्या होता है? तो वृषण का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना होता है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। मादा मनुष्य में यौवनारंभ कब प्रारंभ होता है? तो मादा मनुष्य में 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच यौवनारंभ प्रारंभ होता है। प्रजनन किसे कहते हैं? अपने समान संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो ब्रायोफिल्म में और कलिकायन द्वारा अलैंगिक प्रजनन का यह उदाहरण है। नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? नर में वृषण की संख्या 2 होती है। मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह निर्माण अंडाशय में होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। आगे कुछ 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न पहला है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है? समझाइए। ब्रायोफिल्म में कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती है। यह ब्रायोफिल्म की आप पत्ती देख रहे हैं, इसमें कलिकायन द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचिए। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया का चरणवार आरेख यह दिया गया है। यहाँ पर आप देखें
इस प्रकार से आप आरेख बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्लेन एरिया या पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो प्लेन एरिया में जो पुनरुद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, चित्र सहित व्याख्या यहाँ पर दी गई है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन शरीर के नवनिर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के टूटे या टूट जाने वाले भाग पर या भाग से उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्लेन एरिया में यह कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? उत्तर होगा कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। द्विखंडन क्या है या द्विविखंडन क्या है? द्विखंडन या द्विविखंडन एक कोष के जीवों में कोष का विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है उस संरचना का नाम लिखिए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, उसके कार्य लिखिए। उत्तर होगा गर्भस्थ शिशु माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण माँ के गर्भस्थ में पोषित होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, इसमें अंड कोशिका का निषेचन होता है तथा ये युग्मनज को गर्भाशय में प्रेषित कर देती है। अब आगे देखते हैं हम कुछ 3 अंक के प्रश्न। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है या लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है? जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना आवश्यक है। परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण एवं निषेचन में अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे परागण, पराग कोश से पराग कणों की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। यह एक बाह्य क्रिया है, इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है। जबकि निषेचन नर एवं मादा जनन इकाइयों या गैमेट्स के मिलने को निषेचन कहते हैं। इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है परागण क्या है, कितने प्रकार का होता है? तो परागण वह क्रिया है जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। यह क्रिया परागण कहलाती है। यह 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या है? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या है? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं, इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन किसे कहते हैं? उत्तर होगा इस जनन विधि में जीवों में विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनता है। युग्मनज नई संतति को उत्पन्न करता है। अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप एवं प्राणियों में लैंगिक जनन प्रजनन की मुख्य विधि होती है। अगला प्रश्न, क्या जनन में बनी 2 कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती हैं? तो उत्तर होगा अलैंगिक जनन में बनी 2 कोशिकाएं बिल्कुल समान होती हैं। किसी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न समजात संतति को उस जीव का क्लोन कहते हैं, क्योंकि उनका एकल जनक होता है और उनका डीएनए उनके जनक के डीएनए से एकदम मेल खाता है। लैंगिक जनक या लैंगिक जनन में समरूपता नहीं होती है, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं जिनके गुण भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है ऋतुस्राव क्यों होता है? तो होगा जब अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? लैंगिक जनन के लाभ या महत्व हम यहाँ पर देखते हैं। तो लैंगिक जनन में संतति में गुणों के विकास की संभावना होती है, तो अलैंगिक जनन में नहीं। नवीन संतति में विभिन्नता का विकास होता है, जो अलैंगिक जनन में नहीं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जो अलैंगिक जनन में संभव नहीं है। अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ होते हैं। अगला प्रश्न है ऊतक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं? उत्तर होगा ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ 4 अंक के प्रश्न।
पहला प्रश्न, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर होगा यौन या लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री यदि गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अस्वस्थता एवं असमर्थता भी इसे गर्भधारण न करने के लिए बाध्य करती है। इस कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रधान का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है, उनके कुछ भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र तथा आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऐसे पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से उत्पन्न पौधे एक समान होते हैं, इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ पर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाया गया है, इसे आप देखें। आगे देखते हैं हम निम्नलिखित के कार्य लिखिए। वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहिका और पुंकेसर। वृषण का कार्य है, वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्राव करना है। शुक्रवाहिका का कार्य, शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है, यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। और पुंकेसर का कार्य, यह पुष्प का नरजनन अंग होता है, यह पतला तंतु के समान होता है, शीर्ष भाग पर परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य पराग कणों को उत्पन्न करना है। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में चार अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अलैंगिक जनन, इसमें प्राय एक जनन भाग लेते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते हैं, प्रजनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में इसमें प्राय दो जनक भाग लेते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है, इस प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं और प्रजनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। स्वपरागण एवं परपरागण में कोई चार अंतर लिखिए। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, नर तथा मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। पुंकेसर एवं जायंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं और इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि परपरागण द्विलिंगी एवं एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में होता है। प्राय नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक नहीं है। वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर पुष्प आकर्षित सुगंधित एवं मकरंद युक्त होते हैं, इसके लिए वायु, जल, कीट या जंतुओं की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न और दिए गए हैं, जैसे मानव के मादा जनन तंत्र के आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री के शरीर के अंदर काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। और अगला प्रश्न दिया है, वर्ती कागज पर बड़ा कणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर नामांकित चित्र दिया गया है और यहाँ यह जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर आप देखें। मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख और उनके बारे में विवरण भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखे कक्षा 10 का अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से अन्य अध्यायों के प्रश्न के उत्तर भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।